नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ओशन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष आमंत्रण पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अभिनंदन वंदन कार्यक्रम के तहत रात्रि भोज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत संबोधन में कहा कि हरिभाऊ किशनराव बागड़े का प्रदेश के नव राज्यपाल के रूप में दायित्व ग्रहण करना हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है। जनसेवा का उनका व्यापक अनुभव प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने में सफल रहेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, विधानसभा, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की शुरुआत, संविधान पार्क और संविधान वाटिकाओं की स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर उनके द्वारा किए गए नवाचारों से प्रदेश लाभान्वित हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में गांव गरीब के कल्याण के लिए कार्य किया। सहकारिता के क्षेत्र में भी लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना है और यह भारतीय संस्कृति का मूर्त रूप है। कलराज मिश्र ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं संवैधानिक जागरूकता के लिए किए गए विशेष प्रयासों का उल्लेख करते हुए अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा किया। टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। पायलट ने तहसील कार्यालय में वेटिंग रूम का लोकार्पण किया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर सचिन पायलट ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं सदन में सार्थक चर्चा हो। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है तो संतोषजनक जवाब नहीं आते हैं। आज बिजली पानी को लेकर पूरे प्रदेश में त्राही त्राही है, लेकिन कोई मंत्री इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। वहीं सचिन पायलट ने खिलाड़ी लाल बैरवा के बीजेपी छोड़ने पर कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जो लोग गए हैं और भी लोग होंगे जो उस सिस्टम में फिट नहीं बैठ पाएंगे। सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। वहीं नौकरियों को लेकर पायलट ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरियों के लिए संकल्प लेने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए सही मंशा से काम करना होगा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर के पदभार ग्रहण समारोह को लेकर प्रदेश कार्यालय में प्रदेश सहभारी विजया राहटकर के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि 3 अगस्त को सुबह 10 बजे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर भव्य समारोह के बीच पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, प्रदेश के समस्त केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकगण के साथ प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी और जिलाध्यक्षों की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता शासन सचिवालय में शासन सचिव महिला और बाल विकास विभाग डॉक्टर मोहन लाल यादव की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को सुपोषण के लिए सप्ताह में 3 बार दूध दिए जाने की बजट घोषणा को शीघ्र लागू करने के लिए तत्परता से काम किया जाए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सप्ताह में 3 बार दूध देने की योजना के लागू होने पर बच्चों की पोषाहार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और उन्हें बेहतर पोषण भी मिलेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा के 4 वर्ष पूर्ण होने तथा विनोद जाखड़ के NSUI राजस्थान अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर जयपुर के जगतपुरा में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बगरू विधानसभा के जगमोहन वंशीवाल द्वारा किया गया, जिसमें जयपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानित हुए। आयोजक एवं स्थानीय लोगों द्वारा NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और राजीव अरोड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ राजीव अरोड़ा ने केक काटा और आपस में बधाई दी। अरोड़ा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रमुख भूमिका रही है। अरोड़ा ने जाखड़ को इस छात्र शक्ति को सशक्त बनाने के लिए आगामी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। जोधपुर वार्ड संख्या 55 के नगर निगम उत्तर के निवासियों ने नगर निगम पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इन वार्ड वासियों की मांग है कि काका कॉलोनी स्थित रामगढ़ छात्रावास की 4 दीवारी, जिसकी ऊंचाई 15 फीट से अधिक है, यह दीवार जर्जर अवस्था में है और इस दीवार के आसपास मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिसमें बारिश के समय क्षेत्रवासियों के घरों में गंदा पानी घुस जाता है। इसी जर्जर दीवार को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने बताया कि पिछली बारिश में भी इस दीवार का हिस्सा ढहने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन नहीं चेता और अब फिर बारिश का समय है। अगर समय रहते इस जर्जर दीवार को नहीं हटाया गया तो बारिश के समय और भी परेशानी होने की संभावना बनी हुई है। विराटनगर नगर पालिका की अध्यक्ष सुमित्रा सैनी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर नगर पालिका में निविदाओं में अवैध भुगतान करने का आरोप है। मामले को लेकर विभागीय जांच में पालिका अध्यक्ष दोषी पाई गई हैं। बिना सम्मान आए ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया था। क्लॉथ कैरी बैग सप्लाई, 60 वॉट LED लाइट, स्ट्रीट लाइट सप्लाई, प्लास्टिक के डस्टबिन सप्लाई, वेज वायर सप्लाई में की थी। हेराफेरी नगर पालिका अध्यक्ष सैनी ने फर्म मैमर्स देव ट्रेनिंग एंड केंद्र कंपनी और मैमर्स श्याम एंटरप्राइज को टेंडर दिया था। ACB में भी हुई थी। मामले की शिकायत DLB निर्देशक सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी किए। टोडा भीम क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों द्वारा नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के जीवन की परवाह न करते हुए शिक्षा के मंदिर को ही कमाई का बिजनेस बना लिया है। टोडा भीम तहसील क्षेत्र के निजी विद्यालयों की जिनको खोलने की होड़ बेरोजगार युवाओं में लगी हुई है। शिक्षा विभाग की आंख में धूल झोंक कर हर कोई व्यक्ति बिना सुविधाओं के ही विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर रही है।
टोडा भीम तहसील क्षेत्र में निजी विद्यालयों में बहुत सी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। किसी विद्यालय में छत पक्की नहीं है तो किसी विद्यालय के पास वाहनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कच्ची छत के नीचे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को मजबूरन बैठना पड़ रहा है, जबकि उनके अभिभावकों से फीस के नाम पर निजी विद्यालयों के संस्थापकों द्वारा मोटी रकम वसूली जा रही है। क्षेत्र में लगातार कच्ची छतों के नीचे अध्ययन करने वाले बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं अवैध रूप से चलाए जा रहे स्कूल वाहनों में सीमा से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाया जा रहा है। इसी बीच टोडा भीम तहसील में शिक्षा विभाग की पोल खोलती कुछ शिक्षण संस्थानों के पास मान्यता नहीं होने पर भी क्लास चलाई जा रही है, जो पूर्ण रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां साहवा बाईपास सड़क निर्माण का मामला नोहर विधायक अमित चाचड़ द्वारा विधानसभा में उठाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी नोहर पहुंची और अलग अलग लोगों से पूछताछ कर जांच शुरू की। नोहर सरदार शहर साहवा बाईपास सड़क के अलाइनमेंट के बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए परिवादी नसीम कुरैशी व पूर्व पार्षद रामकुमार सैनी ने बताया कि नोहर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शशांक वर्मा ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर मोटे कमीशन के चक्कर में उच्च अधिकारियों, मंत्री और राज्य सरकार को भ्रमित कर वर्तमान सड़क का अलाइनमेंट ही बदल दिया है। नसीम कुरैशी का कहना है कि शशांक वर्मा भूमि माफियाओं से मिला हुआ है और मिलीभगत के चलते अपने कमीशन के चक्कर में अधिशासी अभियंता शशांक वर्मा ने बिना सहमति के किसान की भूमि का इत्काल विभाग के नाम दर्ज करवा दिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़ित विभाग के अभियंता शशांक वर्मा के पास गया तो वहां सुनवाई नहीं हुई। वह उपखंड अधिकारी नोहर के पास गया तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ओम प्रकाश सुधार ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली है। चुरू साइबर क्राइम की टीम ने ऑपरेशन एंटीवायरस में कार्रवाई करते हुए 21 दिन में लोगों के गुम और चोरी हुई 110 मोबाइल को ट्रेस कर लिए। टीम ने बुधवार दोपहर एसपी ऑफिस में इनको वापस मालिकों को लौटाए। एसपी जय यादव ने बताया, चुरू साइबर टीम की ओर से 10 से 31 जुलाई तक ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया, जिसमें टीम ने 21 दिनों में चोरी और गुम हुए 110 मोबाइल को लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर जब्त किया, जिनको बुधवार दोपहर मालिकों को सुपुर्द किए गए। एसपी यादव ने बताया, भालेरी थाना क्षेत्र में गत दिनों तक एक व्यक्ति के साथ 12,19,266 रुपए का साइबर ठगी हुई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर पोर्टल पर की। चुरू साइबर पोर्टल की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर पीड़ित के खाते में फ्रॉड की गई राशि को वापस ट्रांसफर करवाया गया। विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रागपुरा थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को निरुद्ध भी किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 10 जून को चोटक्या गांव स्थित माइनिंग के रॉयल्टी नाके पर पहुंचकर कार्मिक पवन के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में बुधवार रात से तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। जयपुर के पौष इलाकों में भी 1-2 फीट तक पानी जमा हो गया है। वहीं शहर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के एक घर के बेसमेंट में पानी भरने से परिवार फंस गया है। करीब 3 घंटे से सिविल डिफेंस की टीम परिवार की तलाश कर रही है। वहीं बीते कई दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भी शहर के हालात भयावह है। जगह जगह कूड़े का ढेर होने के कारण जल जमाव अधिक है। करतारपुरा नाले में भी उफान है।
वहीं अजमेर रोड और सीकर रोड पर भी पानी भरने से खतरा बढ़ गया है। राजस्थान स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सात लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का माना रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी। आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6ठे-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, शक की निगाह से नहीं देखता है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आज हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है। आज हम देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 और 5 वर्ष का जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, उस रोड मैप के साथ भी आज मैं सदन में इस सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो एक कार्य इस दौरान किया है, इसके परिणाम आज हमारे सामने आए हैं। और ये जो बजट है, ये बजट केवल एक बजट नहीं है, यह जो आकार बजट का बढ़ा है, दुगना, लगभग बजट दुगना हुआ है। यह लोक कल्याण के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेहतरीन कार्य हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब पर ये कार्य हुए हैं और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। आज इसी का सीधा परिणाम है कि प्रदेश के अंदर रोजगार के नए सृजन हुए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के त्रिशूर की चर्चा में कर रहा था कि जहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 2 लाख कार्मिक वहां काम करते थे, लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या वापस आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें, इसी प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है और वह आज उत्तर प्रदेश में आकर के इन सभी कार्यों के साथ यहां जुड़ रहा है, अपने प्रदेश में आकर के प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में, नेशनल जीडीपी में भी अपने शेयर को बढ़ाने में सफल हुआ है। यानी पहले जो हमारी स्थिति थी कि हम 6 या 7% तक ही उत्तर प्रदेश, यानी आबादी हमारे पास जितनी थी लगभग 16 से 17%, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर होता था वो 6 से 7% होता था। आज ये 9 से 10% तक पहुंच चुका है और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो विकास की दर है, अगर ये विकास की दर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी आबादी के अनुसार देश की जो नेशनल जीडीपी है उसमें अपना योगदान देने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश आज देश के उन राज्यों में है जिन राज्यों ने अपने प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से अपने को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। हमारी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम राज्य के अंदर करने में सक्षम हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग
एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, जिस पे आज हम इसी पे चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों को टैक्स चोरी के लिए प्रभावी उपाय करने पड़े, रेवेन्यू लीकेजेज के जो कहीं से ऐसी स्थिति थी उसके लिए प्रावधान करने पड़े, और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं, जो हम सब यहां पे देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, इसके माध्यम से जो उस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश के 196 योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से 11 विभागों के माध्यम से 196 योजनाओं का 10,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने इसके माध्यम से बचत की है, और 70,000 करोड़ रुपए 62,000 ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लोगों ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया।